नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र दुबे आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी गद्य के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं, आज का विषय हमारा जो है वह कक्षा 10 हिंदी गद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय के साथ साथ महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रता। लेकिन यह पाठ शुरू करने के पहले हमारी अपेक्षा है आपसे कि अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूल गए हैं, नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वह आपको बता ही दिया गया। मूल बिंदु क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय को जानने के पूर्व इनके थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है, वही उसका जीवन परिचय भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत अगर वर्णन करें, हिंदी साहित्य के प्रादुर्भाव के संदर्भ में जाने कि हिंदी साहित्य जगत में रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में, हिंदी साहित्य आलोचक के रूप में जहां जाने जाते हैं, वहीं एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में भी, एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में भी चर्चित हैं। और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ही नहीं, सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के आलोचक के संदर्भ में नहीं, निबंधकार ही नहीं, बल्कि अगर उस समय परिस्थितियों पर गौर कराया जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे बड़े समालोचक के रूप में उभरे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे बड़े समालोचक के रूप में या आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे विद्वान का जन्म आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब इतने बड़े आलोचक का जन्म पर आए, इनके संक्षिप्त जीवनी का यही मूल बिंदु है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहां हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश का जिला है बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, अगोना नामक ग्राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1800 देखें जरा, 1884 में हुआ था। कब हुआ था यह जरूर याद रखिएगा। इनका जन्म अगोना गांव जो बस्ती जिले में है 1884 ईस्वी में हुआ था। और ये चंद्रबली शुक्ल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम अगर पर आते हैं, इनके पिता का नाम था चंद्रबली, श्री चंद्रबली शुक्ल। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। बली शुक्ल था। अब इनके नाम के साथ साथ इनके कार्य, इनकी शिक्षा पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इनकी जो शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा मिली वह ध्यान दीजिएगा मिर्जापुर से। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो मिल रही है वह कहां से? मिर्जापुर जिले से। और इनके पिताजी न्यायालय में कानून गो
के पदों पर थे और इनकी शिक्षा कहाँ हो रही है? मिर्जा। प्रारंभिक शिक्षा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर जिले में की गई। लेकिन इनके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि शिक्षा तो शुरू हुई, लेकिन शिक्षा में गणित विषय पर इनकी विशेष रुचि नहीं थी। किस पर नहीं थी? गणित के विषयों पर इनको विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि मिर्जापुर से हाई स्कूल परीक्षा की उत्तीर्ण करने के बाद आप इसको थोड़ा फिर से कर दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो गया। अरे फिर से पूरा? नहीं पिता का नाम शुक्ल, मिर्जापुर में ना। हाँ हाँ, मिर्जापुर में बताइए, मिर्जापुर जिले से। अच्छा। यहाँ से फिर वही नमस्कार नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट कर दें। मिर्जापुर जिले में स्टार्ट करिए। तो बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में, और इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ला या शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में अगर हम कहें तो प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्जापुर जिले से उत्तीर्ण की थी। ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर। लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण तो की, लेकिन उत्तीर्ण करने के साथ ही साथ अगर इनकी शिक्षा पर हम नजर रखें तो इनका गणित के विषय पर विशेष रुझान न होने के नाते इनकी लंबी शिक्षा नहीं हो पाई। फिर भी गणित पर रुझान न होने के नाते, गणित पर रुचि न होने के नाते इनकी शिक्षा नहीं आगे चल पाई। अब बात आती है कि मिर्जापुर से हाई स्कूल की परीक्षा तो उत्तीर्ण की, इसके बाद इंटर की परीक्षा केपी इंटर की परीक्षा इनके द्वारा प्रयागराज केपी कायस्थ इंटर कॉलेज से की गई, और इंटर की परीक्षा पूर्ण न होते हुए भी इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी नहीं किए कि इसके पहले ही इन्होंने अपनी परीक्षा को क्या किया? ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो कहने का मतलब इनका रुझान शिक्षा से बहुत लंबा ताल्लुकात नहीं चला, और न चलने का परिणाम यह हुआ कि रुझान न होने के नाते मिर्जापुर जा करके न्यायालय में इस नौकरी करने लगे। नौकरी न्यायालय में एक नौकरी को तलाशे, वहीं नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में भी इनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं था। अब बात आती, नौकरी में रुझान नहीं, शिक्षा में रुझान नहीं, लेकिन भाषा पर इन्होंने अपने स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जिसे हम कहते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन्होंने भाषा का एक गहन अध्ययन किया। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली विषयों पर इन्होंने देखा जाए तो इनका एक स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जिसे हम कहते हैं, स्वाध्याय के रूप में इन्होंने इन भाषाओं पर विशेष करके रखा, ध्यान दिया और स्वाध्याय अध्ययन किया। और इसी स्वाध्याय अध्ययन के बदौलत इन्होंने काशी हिंदू प्रचारिणी सभा में पत्रिकाओं का संपादन भी शुरू कर दिया। इनके द्वारा काशी हिंदू प्रचारिणी सभा में पत्रिकाओं का संपादन भी करना शुरू कर दिया। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू के माध्यम से इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन, काशी हिंदी प्रचारिणी सभा से पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू कर दिया। और काशी प्रचारिणी सभा में करने के बाद इसी जगह श्याम सुंदर दास विभागाध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने पद को त्याग कर पद से हटने के बाद वहीं के काशी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी चुने गए। हालांकि यह भी ध्यान देना है कि हाई स्कूल परीक्षा के बाद मिर्जापुर में यह चित्रकला के पद पर भी प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई थी इनकी चित्रकला पे, लेकिन काशी विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्याम सुंदर दास के पद से हटने के बाद
ये विभागाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्ति हुई। और इन नियुक्तियों के साथ ही देखा जाए तो 1941 में अद्भुत प्रतिभा के धनी पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान हो जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हो रहा है? 1941 में बच्चों इनकी क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। और इनकी मृत्यु के बाद देखा जाए तो इनके द्वारा अनेक निबंध संग्रहों में, जो प्रमुख निबंध संग्रह जो आपको याद रखना है, इन निबंध संग्रहों में देखा जाए तो प्रमुख जो इनके निबंध संग्रह हैं वह उस पर देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या निबंध को संग्रहित किया। तो पहला देखते हैं हम, वो इनका जो निबंध संग्रह है, इनकी जो रचनाओं का जो कोड है जो मिला है निबंध संग्रह के रूप में, निबंध संग्रह के रूप में, यह आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा। निबंध संग्रह के रूप में काफी पूछे भी जाते हैं परीक्षा। चिंतामणि, कौन सी नाम, क्या नाम है? निबंध संग्रह इनका है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख निबंध संग्रह जिसका नाम क्या है? चिंतामणि। और यह चिंतामणि बच्चों याद रखिएगा 4 भागों में, कितने भागों में है? यह चिंतामणि 4 भागों में उल्लिखित है। 4 भागों में यह चिंतामणि बटा गया है, रखा गया है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर करें, इतिहास के संदर्भ में, तो इनकी महत्वपूर्ण कृति जो है, इनका ऐतिहासिक जो कृति है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास पर भी इन्होंने लिखा, जो किसका इतिहास दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण क्या हो रही है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का निबंध संग्रह जो 4 भागों में बटा है वह है चिंतामणि। इतिहास के आलोचना के रूप में इन्होंने क्या दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास दिया। और दूसरा बिंदु, हम इतिहास के साथ साथ बहुत ही प्रकांड आलोचक थे, जहां निष्पक्ष रूप से इन्होंने इतिहास पर जो भी अपना व्याख्या दिया, एकदम बिल्कुल निष्पक्षता का कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता। पूरा निष्पक्ष भाव से इतिहास को अवलोकित किए, उसको लिखे। और साथ ही साथ इनकी महत्वपूर्ण रचना, इनकी आलोचना के रूप में, इनका जो महत्वपूर्ण आलोचना आ रहा है, जो आलोचना के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका आलोचना का जो विषय बिंदु है जिसके माध्यम से इन्होंने आलोचना लिखी वह है सूरदास। सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचना रस मीमांसा। सूरदास और क्या है? रस मीमांसा। रस मीमांसा इसकी इनकी महत्वपूर्ण आलोचना। और साथ ही साथ याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है वह क्या? त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। इनकी महत्वपूर्ण आलोचना की ऐसी किताबें। और इनका संपादन, जो संपादन के द्वारा किया जा रहा है, संपादन के रूप में इनकी महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं वह हैं जायसी ग्रंथावली। क्या है? जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली इनका महत्वपूर्ण संपादन के रूप में। और हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। कहानी, इन महत्वपूर्ण कहानी, इनका महत्वपूर्ण जो कहानी चर्चित है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। बहुत से सारे विद्वान इस बात को मानते हैं 11 वर्ष का यह जो कहानी है हिंदी की प्रथम कहानी है, लेकिन स्वयं रामचंद्र शुक्ल इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं, 11 वर्ष का समय नहीं, बल्कि इंदुमती
भारतीय हिंदी के क्षेत्र में पहली कहानी है। लेकिन बहुत सारे विद्वान यह भी बातें हैं 11 वर्ष का जो समय है हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन स्वयं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, नहीं 11 वर्ष का नहीं बल्कि इंदुमती को सबसे पहली कहानी मानते हैं। और काव्य के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। क्या नाम है इनकी काव्य कृति जो बहुत ही पॉपुलर है, वह है अभिमन्यु वध। क्या है? अभिमन्यु वध। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में कौन आ गया? अभिमन्यु वध। यह इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में है। और मित्रता जो टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों, आज का जो हमारा विषय बिंदु है वह है इनका सबसे प्रमुख निबंध। जिस विषय को हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है वह है निबंध। और निबंध में है क्या? निबंध का जो शीर्षक है वह है मित्रता। क्या है? मित्रता। तो आज का जो विषय बिंदु हम लोगों को पढ़ना है शुक्ल जी का, वह है उनका मित्रता। और मित्रता के इस टॉपिक को शुरू करने के पहले एक बार पुनः जानिए निबंध संग्रह के रूप में क्या है चिंतामणि, जो कितने भागों में बटा बच्चों? 4 भागों में। इतिहास के रूप में जो उन्होंने लिखा वह है हिंदी साहित्य का आलोचना सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी, और संपादन जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, और कहानी 11 वर्ष का समय। और काव्यकृत के रूप में जो जाना जाता है इनका महत्वपूर्ण काव्यकृत है अभिमन्यु वध। और आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्व विषय पर प्रश्न करते हैं मित्रता। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने नए बिंदु को, और वह बिंदु क्या है? मित्रता। तो शुरू किया जाए। टॉपिक हम लोगों का क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो गया। और इस जीवन परिचय के साथ साथ आज जो हमें पढ़ना है वह है टॉपिक क्या है? अभी पढ़ ही चुके हैं। टॉपिक क्या है? मित्रता। हमारा आज का जो टॉपिक है वह क्या है? मित्रता। मित्रता के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही सूझबूझ के साथ एक परिचय कि मित्र का भाव हृदयगम है। और यह भाव बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था के बीच में मित्रता, एक मित्र का रोल, एक मित्र के अंदर, उसके अंदर मित्रता का भाव, और कौन मित्र है कौन नहीं है इसकी परख का बड़ा ही अच्छा जिक्र करते हुए और लिखित किया इस पाठ के अंतर्गत। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र का मूल बिंदु क्या था? जब व्यक्ति अपने पारिवारिक परिवेश से निकल करके, जब व्यक्ति अपने पारिवारिक परिवेश से निकल करके और उस वातावरण से हट करके एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जगह जाता जहां खून का रिलेशन न होकर के संबंध का जो बनाया जाता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बचपना से अपने परिवार की छत्र छाया को छोड़ करके जब दुनिया के किसी भी जगह स्थान को जाता है तो सबसे पहले उसे किसकी याद आती है? तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता की वजह से उसे सबसे पहले मित्र बनाने की लालक होती। सबसे पहले उसकी जरूरत कहां होती है? मित्रता की। जब अपने घर के पारिवारिक परिवेश से निकल करके एक नई दुनिया, नई दिशा में बढ़ता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत मित्र की पड़ती है। और इस अगर उसका नेचर एकांतवासी, मिलन जुलन से उतना लगावपूर्ण नहीं है, एकांत रूप से उसका दिनचर्या है, कम बोलता हो,
कम मिलनसार हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे समय के साथ साथ उसे मित्र मिलना शुरू हो जाते हैं। मित्रता आपके भाव पर ही निर्भर करती। मित्र का मिलना जुलना, पहले मित्र नहीं बनते, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो मित्र का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और मित्र के मिलने जुलने से, परिचय का, संबंधों का होने से, एक बार नहीं कई बार होने से एक मित्रता का भाव बढ़ जाता है और हमें अपनी उसकी सारी बातों का, उसकी हमें संप्रेषण का जो माध्यम था, जो अब तक हम पारिवारिक परिवेशों के संबंधों में जी रहे थे, अब अपने संबंधों के बीच में विचरण करने की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा अच्छा संबंध कहा। मित्रता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भावों को मित्रता के टॉपिक पर यह रखा, किसी भी व्यक्ति की मित्रता का बनाना उसके व्यक्तित्व का आधार है। कैसे आधार है? अगर मित्र अच्छा मिल जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र का यह कथन है कि यदि मित्र अच्छा मिल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा कवच, रक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यही कह रहा है कि अगर मित्रता का मिलन अपनी आवश्यकताओं, अपनी नजरिए से ही देख करके हुआ, स्वार्थ पीड़ित हो गया, और मित्र का ऐसा मिलन हो जाए जो केवल एक आवश्यकता को निकालने के लिए हुआ हो, तब यहां कह रहे हैं कि अगर मित्रता अच्छी हुई तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी पायदान पर पहुंच करके अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसके जीवन में उसके लक्ष्य का दूर कहीं नहीं होता। लेकिन यही मित्रता अगर गलत भाव में मिल गया तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधारहीन हो जाता है। और मित्रता के संदर्भ में कहा कि अगर कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं, उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया है कि अगर हम घोड़े को खरीदते हैं या किसी विषय वस्तु को लेते हैं तो कितनी सोच समझ करके हम उस विषय वस्तु को लेते हैं, उसको परखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। लेकिन मित्रता को इस भौतिकवादी दुनिया के अंतर्गत हम एक क्षण में बना लेते हैं, यह उतना सार्थक नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसकी मित्रता का बहुत कुछ रोल हो जाता है। जो सामाजिक संबंधों के कहा जाए, पारिवारिक संबंधों, खूनी संबंधों से बिल्कुल अलग होता है। मित्रता वह कवच है, जब हम असमंजस की दुनिया में, जब हम उद्विग्नता की अवस्था में, जब हम निस्सहायता की अवस्था में रहते हैं, या हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी लक्ष्य हमसे दूर होता हुआ दिखाई देता है, समय परिस्थितियां हमारे बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं, तो मित्र का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर वह अपने मित्र ही नहीं, मित्रता का उसका भाव है, तो उन समय परिस्थितियों में दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, मित्र का यह रोल होता है कि उस समय से उसे निजात दिला दे और उसे अपने लक्ष्य की तरफ ऐसे ही प्रेरित करता है जैसे किसी डॉक्टर के द्वारा अपने रोगी को लाख बुरे के बुरे रोगों को भी दुख देते हुए भी उसे ठीक करने का व्यवस्था करता है। मित्रता सामान्य बात नहीं है। और मित्रता का यह भी भाव नहीं है कि जो मित्र हो एक रूपता हो, हमारे नेचर के ही अनुरूप हो या उसका नेचर हमारे अनुरूप हो।
मित्रता का यहां हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं। मित्रता का इतिहास के अंतर्गत, सामाजिक प्रथा के अंतर्गत या इतिहास के पन्नों का अगर हम अवलोकन करें तो बहुत दूर दराज के संबंधों में जहां एक लंबी खाई दिखाई देती, तब भी मित्रता का जो रोल प्रकट किया वो अपने आप में इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से मित्रता के भाव को दर्शाता है। चाहे आप सुदामा कृष्ण का लिखिए, उनकी भौतिकता, उनके रहन सहन, उनके सोच, उनके विचारों में महान भिन्नता था, लेकिन मित्रता का जो मेल था वह कितना बढ़िया दृष्टिगोचर होता है। मित्रता का यह एक ऐसी कवच है जो समय परिस्थितियों पर हमें पीछे नहीं बल्कि मेरे मनोबल दशा को, मेरे मनोभाव को तीव्र कर देता है, हमें कलह से वार देता है, हमें उस ओर अग्रसित करता है जहां हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार सके। राम सुग्रीव की मित्रता का वर्णन करते हुए आचार्य राम शुक्ल ने किया, कितना अंतर गैप है सुग्रीव और राम में, लेकिन सुग्रीव ने राम ने सुग्रीव का जो मित्रता का रोल अदा किया, यह दोनों एक रूपता नहीं है। मित्रता तो यहीं से उत्पन्न होती, जो गुण मुझ में ना हो सामने वाले में हो, सामने वाले कोई भी यह होता कि जो गुण मुझ में ना हुआ उसके अंदर हो। और ऐसे लोगों के बीच में जब एक नया मिलन होगा तो नए व्यक्तित्व, नई दिशा के में हम बढ़ेंगे, और इसी की चाह ने मित्रता की दिशा को आगे बढ़ा दिया। मित्रता का भाव यहां हमें यह नहीं लेना है कि मित्रता केवल मेल जोल है। मित्रता का भाव यह नहीं है हम समय पे उपस्थित हों, जब बुलाएं तो चले आएं, किसी फंक्शन, किसी मीटिंग, किसी में हा, किसी में हम आपका साथ दें। मित्रता यह नहीं है। मित्रता यह नहीं है कि पूरा समय आपके लिए और आपका समय मेरे लिए, यह मित्रता नहीं है। मित्रता वह है कि दिशाहीन को दिशा युक्त करके एक पथ प्रदर्शक का रोल अदा कर दे। मित्रता वह है कि जब हम उद्वेलित हों, हम दिशा भ्रमित हों तो एक नई दिशा दे, हम निराश हों तो हमारे हृदय में उत्साह की भावनाओं को भर दे, और हम दुखी हों तो उस दुखी से हमें निजात करने के लिए स्वतः हो। और मित्रता का भाव अंतःकरण से है, और यह भी नाम ही जानिए, मित्र संज्ञा शब्द है और मित्रता एक भाव है। मित्र एक संज्ञा शब्द है, मित्रता क्या है? भाव है, और यह जानबूझकर नहीं, यह स्वतः अपने आप इंडिकेट करता। और मित्रता एक ऐसी दहलीज है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी पवित्र धारणा है। अगर अच्छा मित्र मिल गया तो दिशा, दशा, स्थान कहीं भी हो, वहां से किसी भी तरह से कठिनाइयों के साथ में, कठिनाइयों के बीच में हमारे साथ वैसा रहता है जैसे भाई का। मित्रता भाई का जैसा रोल अदा कर सकता है। मित्रता का वह गुण है, एक भ्रातृत्व का प्रेम देता है। मां के जैसा पवित्र जो भाव है वह मित्र के अंदर दिखाई देता है। हमारे दुख से वह दुखी हो, हमारे सुख में सुख की, आनंद की अनुभूति ले लेता है। हमारे रास्ते जहां कहीं भी रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे पथ प्रदर्शक बनकर उन विघ्नों को दूर करता है। महत्वाकांक्षा इस ढंग से उत्प्रेरित करता है कि लक्ष्य करीब दिखाई देने लगता है। तो मित्रता, और यही मित्र जब गलत इनका चुनाव कर लिया जाता है, गलत दिशा में बढ़ लिया जाता है, गलत ढंग से इसका अवलोकन हो जाता है, तो वह उतनी ही खतरनाक होती है। जब भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बचपन से लेकर के अगर हम देखें कि बचपन के मित्रों के बीच में मित्रता का क्या रोल है। बचपन में एक मित्र का जो लहलादित स्वर दिखाई देता है, आनंद का अनुभूति दिखाई देता है, क्षण में हंसना,
क्षण में इस ढंग से क्रोधित हो जाना कि नहीं मिलेंगे, फिर क्षण में मिल जाना। लेकिन यही मित्रता जब बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, जहां संयम, सामंजस्य, सोच विचार करके वाणी को बोला जाता है, समझा जाता है, उसके विचारों में देखें तो मित्रता का हम अगर रूपों पर जाएं तो मित्रता के संदर्भ में ये जरूर ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा मित्र ना हो जो दृढ़ संकल्प युक्त हो। कहने का आशय कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें यह विचार हो या अपनी भावनाएं हम व्यक्त करें तो तुरंत वह डांट कर रोक दे, चलो चलो ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। हम अपने विचारों को भी संप्रेषित न करें, कह न सके, यह संकल्प युक्त मित्र भी अच्छे मित्र नहीं होते। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि ऐसे भी मित्र नहीं होने चाहिए कि जो हम कहें वही सबसे अच्छा है, अर्थात हमारी ही बातों को सर्वोपरि मानते हुए हमारी ही कथनी को करता रहे, उस पर कुछ उसका पॉजिटिव और निगेटिव ना हो। यह भी मित्र खतरनाक ही होते हैं कि केवल हूं में हां मिला करके कार्य को चला देना ही यह भी मित्रता नहीं है। मित्रता का सबसे बड़ा है कि जो हमारे और समाज या सपने लोगों के लिए हितार्थ है उस कार्यों को करने के प्रति प्रेरित कर देना, आई हुई अव्यवस्थाओं को व्यवस्था की तरफ ढाल देना, उत्साह की कमी में उत्साह भर देना, यही तो मित्रता का सबसे बड़ा ज्वर है। और यही मित्रता का उदाहरण देते हुए रामचंद्र शुक्ल ने डेमेट्रियस का उदाहरण दिया है। मकदूनिया का शासक डेमेट्रियस एक राजा था, लेकिन उसका विचार, उसकी मित्रता ऐसे कुंसित लोगों से हो गई कि जिससे वह अपने राजपाट से विमुख होने लगा। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रसंग को उठाया है कि ऐसी जगह से हो गया कि वो अपने राजपाट से बच्चों क्या हो गया, विमुख हो गया। और कुछ विमुख होने के बाद ऐसो आराम की जिंदगी को जीवन यापन करना, राजवैभवता, राजकार्य से विमुख होने लगा। एक दिन उसके पिता उससे मिलने के लिए आते हैं, और जब उनसे मिलने के लिए आते हैं तो सबसे पहले राज दरबार की अनुपस्थिति में उससे उसके महल में आते हैं, और महल में आते हैं तैसे एक ऐसा सुंदर स्वरूप यौन पूर्ण व्यक्ति बाहर निकल रहा है। और जब बच्चे से डेमेट्रियस से मिलते हैं तो उसने कहा, अभी तो ज्वर, हमको ज्वर हुआ था जो अभी अभी ठीक हो रहा। पिता ने कहा, वह हमें मिला था। और यह शब्द रामचंद्र शुक्ल का है, कुसंगति का ज्वर सबसे भयंकर होता है। क्या कहा कि कुसंगति का ज्वर सबसे भयंकर होता है। शारीरिक ज्वर से भी भयंकर, कितना बढ़िया शब्द कहा कि कुसंगत का ज्वर सबसे भयंकर होता है। गलत लोगों का अगर साथ हो गया तो व्यक्ति की व्यक्तित्व की निखारता ही नहीं, सब कुछ उसकी अपनी आधार को ही खो देता है। और मित्रता एक भाववाचक शब्द होने के नाते भावनात्मक के साथ साथ मिलन में निस्वार्थता की बात ज्यादा है। निस्वार्थ युक्त मिलन जहां स्वार्थ बिल्कुल विमुख हो, और स्वार्थ तो है तो सिर्फ है यह कि हमारे मित्र का व्यक्तित्व बढ़े, हमारे मित्र के ऊपर दुखे न आए, हमारे मित्र का जो कार्यशैली है बेहतरीन है, अगर यह सही दिशा में गया तो आगे चल जाता है। तो यह जो दृष्टिकोण है बच्चों, यही दृष्टिकोण मित्र में होनी चाहिए। और मित्रता के लिए हमें किसी ऐसे महफिल, ऐसी लोग
ऐसे आचरण युक्त व्यक्ति की जरूरत नहीं जो मनमाना अपने शौक के आधार पर आपके लक्ष्य से विमुख कर रहे हैं। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे मित्र के लिए कहा कि एक अच्छे मित्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अच्छे मित्र का क्या होना चाहिए गुण। अच्छा मित्र सबसे पहला काम करता है कि वह पहला अगर उसका देखा जाए तो एक अच्छे मित्र की सबसे बड़ी पहचान है वह हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करता है। क्या करता है? उत्तम संकल्पों से, उत्तम संकल्पों से, शब्द पर ध्यान देना, दृढ़ करता है। उत्तम संकल्पों से हमें क्या करता है? दृढ़ करता है। यह एक अच्छे मित्र की पहचान है कि हमारे जो संकल्प हैं उससे वह हमें क्या करता है? दृढ़ करता है। दूसरा है दोषों। जो दोष हैं हमारे अंदर, मानवीय जीवन होने के नाते अवगुण भी होते हैं। दोषों और त्रुटियों, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाता है। दोषों और त्रुटियों से हमें क्या करता है? बचाता है। दूसरा क्या है? दोषों और त्रुटियों से हमें बचाता है। तीसरा और क्या है? तीसरा रामचंद्र शुक्ल के आधार पर कहा जा रहा, हमारे सत्य, पवित्र, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा, सत्य, पवित्र और मर्यादा, सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को, प्रेम को पुष्ट करता है। पुष्ट, मर्यादा के प्रेम को क्या करता है? पुष्ट करता है। जब हम कुमार्ग के रास्ते पर, कुमार्ग के पथ पर चलते हैं, कैसे रास्ते पर? कुमार्ग के रास्ते पर पैर रखते हैं, तब वह हमें सचेत करता है, सजग करता है। कुमार्ग पर पैर रखते हुए हमें क्या करता है? सचेत करता है। यह अच्छे मित्र की पहचान है, सचेत करता है। जब हम हतोत्साहित होते हैं, क्या होते हैं? जब हम हतोत्साहित होते हैं, जब हम हतोत्साहित होते हैं तो हमें उत्साह बढ़ता है। हमें क्या करता है? उत्साह बढ़ता है। और सच्ची मित्रता में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सच्ची मित्रता में सबसे बड़ा यह गुण कि एक अच्छे वैद्य का गुण विद्यमान होता है। क्या कहा? कि उत्तम वैद्य की निपुणता, उत्तम वैद्य की निपुणता सच्चे मित्र में विद्यमान होती है। यही नहीं कहा, वैद्य का गुण ही नहीं बल्कि अच्छी सी अच्छी माता के अंदर जो धैर्य होता है, वह धैर्यता भी हमारे मित्र के अंतर्गत ही पाया जाता है। धैर्य माना जाता, अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता
अच्छी सी अच्छी माता का क्या धैर्य और कोमलता भी, धैर्य और कोमलता, यह किसकी विशेषता है? माता की। लेकिन यह मित्र के अंदर भी विद्यमान रहता है। और ऐसे मित्र से मित्रता करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन एक लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्षमय है। मित्र का होना, लेकिन कुत्सित मित्र नहीं, एक अच्छे मित्र की परख, एक अच्छे मित्र का भाव ही मित्रता के रूप को, मित्रता के सन्निकट लाता है, जो हमें जोखिमों से ही नहीं, हमारे हर क्षण हर पल मेरे साथ, दूर रहते हुए भी वह मेरे साथ रहता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में छात्रावास की जिंदगी में, छात्रावस्था की स्थिति में अगर हम देखें तो मित्रता का धुन सबसे ज्यादा हमें छात्र पीरियड में दिखाई देता है। छात्र के पीरियड में, छात्रावस्था में मित्रता का धुन सबके अंदर सवार रहता है। कितने मित्र बन जाए, कितने लोग हो जाएं। अगर छात्रावास पढ़ाई के पीरियड को छोड़ दीजिए, तो पढ़ाई के पहले जो स्नेह है, जो प्रेम मिला है, पढ़ाई के मतलब अर्थात परिवार या संबंधों पर, छात्र में यह एक व्यक्ति के अंदर यह दिखाई देता है कि छात्र के अंदर अपनी पढ़ाई पीरियड में वह मित्रता का धुन उसके सिर पर बोलता रहता है। लेकिन छात्रा से पहले अगर हम प्रेम की बात करें, स्नेह बंधन की बात करें, छात्र से पहले जो बंधन की स्थिति होती है, स्नेह बंधन की जो स्थितियां दिखाई देती हैं, अर्थात पारिवारिक परिवेश में जो नात रिश्तेदार हैं, जो स्नेह बंधन होता है, ऐसे उस स्नेह बंधन में देखा जाए तो उतना प्रेम और उतना उमंग नहीं दिखाई देता, उतना प्रेम और उतना उमंग नहीं उठता जितना कहां दिखाई देता है? पढ़ाई पीरियड या छात्रावस्था में। उतना प्रेम उसके पहले के स्नेह बंधों में, उतना उमंग उतना नहीं होती। इतना प्रेम और उतना उमंग नहीं, इतनी इसमें खिन्नता भी नहीं मिलती। कोई सहयोग किया कि नहीं किया, इसमें कोई रिश्तेदार माना कि नहीं माना, कोई बहुत ज्यादा इतना फर्क पड़ता नहीं कि इसमें खिन्नता भी नहीं दिखाई देती। बालापन में मित्रता के प्रति जो आनंद, हृदय में जो खिन्नता, हृदय में जो भाव उमड़ता है, उसका स्नेह ही कुछ अलग होता है। उसमें बचपन में आप देखें कि क्षण में हंसना, क्षण में बोलना, क्षण में रूठ जाना, क्षण में फिर मना लेना, इतनी जल्दी लोगों को बात लग जाती है, फिर इतनी जल्दी बात भूल जाते हैं, यह अपने बाल्यावस्था में रहती है। लेकिन जैसे जैसे युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से एकदम भिन्न होती है। युवा पुरुष की जो मित्रता होती है, अगर देखा जाए युवा की मित्रता और स्कूल के बच्चों की मित्रता, अगर इनमें देखा जाए तो बिल्कुल इसमें दोनों में बिल्कुल भिन्न होती है। यहां क्षण में हर काम भावुकता भर कर लेते हैं, लेकिन युवा अवस्था के लोग जब मित्रता करते हैं तो बिल्कुल शांत, गंभीर होते हैं। इनकी मित्रता बिल्कुल कैसी होती है? शांत और गंभीर होती है।
तो यहाँ की मित्रता में नोक झोंक हंसी तुरंत मिल जाना, लेकिन यहाँ के मित्रता में ऐसा नहीं होता, बड़े ही शांत और गंभीर होते हैं। कहने का मतलब, जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल बच्चों की मित्रता से भिन्न होती है, अगर स्कूल के बच्चों की मित्रता देखा जाए और युवा पीढ़ी की मित्रता, तो उनमें काफी कुल अंतर होता है। एक शांत गंभीर होंगे, ये पूरी उच्छृंखलता में होते हैं, क्षण में हंसेंगे, क्षण में रोएंगे, क्षण। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, उसी प्रकार से युवा अवस्था की मित्रता, किसकी मित्रता? युवा अवस्था की जो मित्रता होती है, यहाँ की मित्रता, युवा अवस्था की जो मित्रता होती है, बालावस्था की मित्रता से भी क्या होती है? बालावस्था की मित्रता से काफी भिन्न होती है। सेम वही कंडीशन है, बालावस्था से युवावस्था की मित्रता में भिन्नता होती है और युवावस्था से स्कूली मित्रता की भिन्नता होती है। लेकिन मित्र की सबसे बड़ी कसौटी कि वह सहृदयता गम्यता पूर्ण हो करके भावनाओं के साथ अपने मित्रों के मित्र कृत्यों को ऐसी दिशा में प्रेरित करता है जहां गांव का सुगंध ही न बने, समाज की ऐसी रंगत कला दे, समाज में इस ढंग से खिल जाए कि उसकी सुगंध हम तक न पूरे समाज तक हो। और जब यह तभी हो पाएगा जब एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में मिलन होगा। अगर यही मित्र अपोजिट हो जाएंगे तो जितना वहां लाभ है उतना ही यहाँ क्या हो जाएगा? हानि होता है। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को बच्चों, मित्रता नामक जो निबंध आचार्य रामचंद्र की दृष्टिकोण में रखे गए थे, एक उनके दृष्टिकोण की यहाँ परिचर्चा हमने की। और आपसे यह विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक यह चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि जो भी यहाँ से आपके लाइक सामग्री निकलती रहेगी, यहाँ से प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से निकलता है, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? विराम करते हैं। पुनः अगले क्लास में हम फिर होंगे। जय हिंद।